My lovely viewers, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय चैनल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और अपने अपने घरों में तहफ़्फ़ुज़ से होंगे। वीवर्स, इस वीडियो में मैं आपको हिंदुस्तान की बहुत सारी अज़ीमुश्शान एम्पायर के बारे में बताने वाली हूँ। जी हाँ नाज़रीन, आज मैं आपको इस वीडियो में पोस्ट मौर्य एम्पायर की सेकंड पार्ट को बताने वाली हूँ। हज़रात, इससे पहले मैंने आपको पोस्ट मौर्य एम्पायर के फर्स्ट पार्ट को डिस्कस किया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप इसके ज़रिए मेरे वीडियो को देख सकते हैं। हज़रात, इस वीडियो में मैं आपके साथ जिस टॉपिक में डिस्कस करूँगी वो है नेटिव रूलर्स। हमारे मुल्क में जब मौर्य एम्पायर का डाउनफॉल हो गया तो बहुत सारे नेटिव रूलर्स ने सर उठाना शुरू किया। इनमें सुंगा डायनेस्टी, कान्वा डायनेस्टी और सताबाहना डायनेस्टी शामिल थे। ये तीनों एम्पायर एक दूसरे पर शबकत ले जाने के लिए, एक दूसरे पर हुकूमत करने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। इन तीनों एम्पायर को हम लोग इस वीडियो में ब्रीफली तौर पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हजरात, बगैर किसी वक्त ज़ाय किए आज की अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जब मौर्य एम्पायर का डाउनफॉल हो गया तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बहुत सारे नेटिव रूलर्स की हुकूमतें कायम हो गई। इसमें एक शुंगा डायनेस्टी भी थी। शुंगा डायनेस्टी एंशियंट इंडिया की एक अज़ीमुश्शान डायनेस्टी थी। ये डायनेस्टी 185 से लेकर 75 BC तक रही। शुंगा डायनेस्टी के रूलर्स सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया में हुकूमतें किया करते थे। शुंगा डायनेस्टी की बुनियाद 185 BC में पुष्यमित्रा शुंगा ने रखा था। इस डायनेस्टी की दो कैपिटल थी, एक पाटलिपुत्र और दूसरा विदिशा। इस डायनेस्टी के लोगों का कॉमन लैंग्वेज संस्कृत और प्राकृत था। इसके अलावा ये लोग हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले थे। शुंगा डायनेस्टी में बहुत सारे एम्पेरर गुजरे थे। इसमें पुष्यमित्रा शुंगा, अग्निमित्रा और दिव्यभूति शामिल है। इनकी गवर्नमेंटशिप मोनार्ची थी, यानी राजा का बेटा राजा बनता था। पुष्यमित्रा शुंगा की वफ़ात के बाद इसके बेटे अग्निमित्रा को तख्त पर बैठाया गया। अग्निमित्रा साउथ में नर्मदा रिवर से लेकर उज्जैन तक हुकूमत किया करता था। इसके अलावा इसने इंडो ग्रीक को भी डिफीट किया था। इसके साथ साथ इसने पंजाब और काबुल पर कब्जा किया और इसे अपने टेरिटरी में शामिल किया। मगर अग्निमित्रा की मौत के बाद पूरा नॉर्थ इंडिया सीवरल पार्ट्स में डिवाइड हो गए। इसके अलावा अग्निमित्रा के बाद बनने वाले राजा उतने ज़्यादा काबिल ना थे। ये लोग तक के लिए आपस में लड़ते रहते थे, लिहाजा इन्होंने अपनी सुप्रीमेसी को खो दिया। इसके साथ साथ शुंगा डायनेस्टी के दौरान आर्ट एंड आर्किटेक्चर को काफ़ी डेवलपमेंट मिली थी। मगर बहुत सारे हिस्टोरियन का कहना है कि शुंगा डायनेस्टी की हुकूमत के दौरान बुद्धिज़्म काफ़ी डिक्लाइन हो चुका था। ये लोग हिंदुइज्म को फैलाने के लिए बुद्धिज़्म को डिक्लाइन कर रहे थे। इसके साथ साथ बहुत सारे हिस्टोरियन का कहना है कि शुंगा डायनेस्टी के राजा पुष्यमित्रा शुंगा ने बुद्धिज़्म को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे मोनास्ट्रीज और स्टूपास को तोड़ दिया और साथ ही साथ सारे मोंक्स को मार डाला। मगर कुछ हिस्टोरियन इस बात से इत्तेफाक राय नहीं रखते हैं। लिहाजा इस टॉपिक को लेकर हिस्टोरियन के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी रही है। शुंगा डायनेस्टी की तरह हमारे मुल्क हिंदुस्तान में एक और नेटिव एम्पायर कायम हुई थी, जिसका नाम कान्वा डायनेस्टी था। कान्वा डायनेस्टी भी मौर्य एम्पायर के डाउनफॉल के बाद कायम हुई थी। कान्वा डायनेस्टी दरअसल एक ब्राह्मणिकल डायनेस्टी थी। ये डायनेस्टी 75 से लेकर 30 BC तक फ्लोरिश हुआ था। इस डायनेस्टी की बुनियाद शुंगा डायनेस्टी को ओवरथ्रो करके रखी गई थी। कान्वा डायनेस्टी के रूलर्स ने पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल चुना था। इन लोगों की कॉमन लैंग्वेज संस्कृत थी। इसके अलावा ये लोग हिंदुइज्म को फॉलो करने वाले थे। इस अज़ीमुश्शान एम्पायर की बुनियाद 75 BC में वासुदेवा कान्वा ने रखा था। पुराणास के मुताबिक कान्वा डायनेस्टी पाटलिपुत्र से लेकर मगध तक फैली हुई थी। इसके अलावा कान्वा रूलर्स ने शुंगा रूलर्स को अपने डायनेस्टी के साइड में हुकूमतें करने की इजाज़त दी थी। अगर हम लोग कान्वा डायनेस्टी के ओरिजिन की बात करें तो कान्वा डायनेस्टी की बुनियाद वासुदेवा ने रखा था। इन्होंने शुंगा डायनेस्टी की एम्पायर देवाभूति को शिकस्त दिया। मगर कान्वा डायनेस्टी भी ज़्यादा दिनों तक कायम ना रह सकी। कान्वा डायनेस्टी के लास्ट रूलर के जनरल सेमुका ने कान्वा डायनेस्टी के लास्ट रूलर को शिकस्त दिया और सताबाहना डायनेस्टी की बुनियाद रखी।
लिहाजा सतवाहना डायनेस्टी भी कान्वा डायनेस्टी और सुंगा डायनेस्टी की तरह एक नेटिव डायनेस्टी थी। ये डायनेस्टी काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से काफ़ी सालों तक हिंदुस्तान में हुकूमत करती रही। सतवाहना डायनेस्टी की बुनियाद उस वक्त रखी गई जब मौर्य एम्पायर डाउनफॉल कर चुका था। मौर्य एम्पायर के डाउनफॉल के बाद डेक्कन में इनकी पावर कमज़ोर होती जा रही थी। लिहाजा सतवाहना ने खुद को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया और सतवाहना डायनेस्टी की बुनियाद रखी। पुराणस के मुताबिक सतवाहना डायनेस्टी को आंध्रास कहा जाता था क्योंकि ये लोग आंध्रा में हुकूमत किया करते थे। इनका ओरिजिनल होम महाराष्ट्र था। इसके अलावा इन्होंने हिंदुस्तान में 3 सेंचुरीज तक हुकूमतें की। सतवाहना डायनेस्टी की 4th किंग सतकर्णी थे। इन्होंने हिंदुस्तान में 9 ईयर्स तक हुकूमत की। इसके अलावा नानाघाट इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में काफ़ी ब्रीफली तरीके से बताया गया है। इन्होंने नर्मदा वैली, विदर्भा और वेस्ट मालवा पर कब्जा किया और इसे अपने टेरिटरी में शामिल किया। मगर बहुत सारे स्कॉलर्स के मुताबिक इनकी हुकूमत सांची, मध्य प्रदेश और काठियावाड़ में भी थी। इन्होंने खुद को बहुत सारे टाइटल्स दिए थे, जिसमें से एक दक्षिणा पतापति और दूसरा अप्रतिहता चक्र था। सतवाहना डायनेस्टी की मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर गौतमीपुत्र सतकर्णी थे। इन्होंने पूरे महाराष्ट्र पर कब्जा किया और वहां अपनी हुकूमत कायम की। इसके साथ साथ इन्होंने साकास, यवनास और पलावास को शिकस्त दिया। इसके अलावा इन्होंने अपने टेरिटरी को गुजरात, सौराष्ट्र और मालवा तक फैलाया। इन्होंने नॉर्थ कोंकण को भी अपने टेरिटरी में शामिल किया। गौतमीपुत्र सतकर्णी की एम्पायर नॉर्थ में मालवा से लेकर साउथ में कृष्णा वैली और ईस्ट में बिरार से लेकर वेस्ट में कोंकण तक फैली हुई थी। सतवाहना डायनेस्टी 3rd सेंचुरी तक काफ़ी कामयाबी के साथ कायम रही, मगर जब पलावास और अविरास ने यहाँ पर हमला करना शुरू किया तो सतवाहना डायनेस्टी कमज़ोर हो गई। लिहाजा अविरास और पलावास के हमलों से सतवाहना डायनेस्टी डाउनफॉल हो गया। तो मैं लवली व्यूअर्स, आज का मैं अपना सेक्शन यही ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुँचे। और हाँ नाजरीन, अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसे एक लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से मेरे मोटिवेशन में काफ़ी इजाफा होता है। और हाँ नाजरीन, अगर आप मेरे चैनल में नए हों तो इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर से ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख सकते हो। मैं मिलती हूँ आपसे अपने एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।